हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है इंस्टॉलमेंट यानी साधारण ब्याज के किस्त के ऊपर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसके पिछले पार्ट को आप लोगों ने देखा होगा, पसंद भी किया होगा, लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके सक्सेस में अपना हाथ दे पाएँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं यानी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त के ऊपर, तो सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से कितने तरीके का सवाल होता है, उसका लॉजिक क्या है, और उसके बाद सीधे सीधे हम सवाल पे आएंगे। तो आज ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट वीडियो है जहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट के बारे में सीखेंगे और इसके बाद फिर हम इसी टॉपिक के ऊपर बड़े लेवल के सवालों पर और भी धीरे धीरे क्या करेंगे, समय के साथ बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे एग्ज़ाम सामने आ चुका है, तो मैं आपके लिए हर दिन हर चैप्टर के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ, हर दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा मेन मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सक्सेस करें और हर एग्ज़ाम को क्रैक करें। पूरे जोश के साथ दोस्तों पढ़ो और हर एक चीज़ को बहुत ढंग से सीखो। तो चलिए, सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले समझें इंस्टॉलमेंट में होता क्या, यानी किस्त के ऊपर बात कर रहे हैं तो समझा जाए होता क्या। समझिए, दो तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपने P रुपए का लोन लिया है, आपने P रुपए का लोन लिया है यानी उधार लिया है, और 3 साल के बाद आप ये क्या कर रहे हैं, इस लोन को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, चुकता कर रहे हैं। यानी आपने P रुपए का लोन लिया है और 3 साल के बाद डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आप अपने इस लोन को क्या कर रहे हैं, चुकता कर रहे हैं। ठीक। दूसरा व्यू क्या होता है कि आपने P रुपए का लोन लिया और 3 सालों के लिए लोन लिया है और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, हर वर्ष 100 रुपए के किस्त के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपने लोन को चुकाऊंगा। तो उस समय बात कैसे होती है, समझिए कि आपने P रुपए का लोन लिया था और आपने कहा कि मैं इसे 3 बराबर किस्त यानी 3 इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए देके क्या करूंगा, चुकता कर दूंगा। यानी अगर आप पहले साल यानी फर्स्ट ईयर, यानी आप पहले साल 100 रुपए दे देते हैं, तो यानी आपने उधार कितने का लिया था, P का उधार लिया था। आपने P का उधार लिया था और आपने 100 रुपया चुकता कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो ब्याज देनी होगी वो कितने के ऊपर देनी होगी, तो आप कहेंगे P - 100 के ऊपर। अगर मैं ब्याज की दर मान लेता हूँ R%, यार ब्याज की दर मान लेता हूँ R% है, तो जैसे ही पहला साल ख़त्म होगा आपने 100 रुपए का किस्त दे दिया है, जहाँ पे आपने कहा कि मैंने जो भी उधार लिया था मैं उसे 3 बराबर किस्त यानी 100 रुपए देने के बाद क्या कर दूंगा, चुकता कर दूंगा। तो जैसे ही पहला साल आपका समाप्त होगा तो अब आपको जो ब्याज देना होगा वो कितने के ऊपर देना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा जितना मैंने उधार लिया था -100, क्योंकि मैंने पहले साल में क्या किया है, 100 रुपये चुकता कर दिया। अब जैसे ही दूसरा साल आया सेकेंड ईयर, मैंने फिर से क्या किया, यानी 8% की किस्त चल रही है, तो मैंने फिर से क्या किया, 100 रुपये दे दिया। मैंने फिर से क्या किया, 100 रुपये दे दिया। यानी अब दूसरे साल के बाद मुझे जो पैसा उसे उधार लिया गया है और उस पर जो ब्याज देना होगा वो कितना होगा, P - 200, क्योंकि 100 रुपये इधर चले गए, 100 रुपये इधर चले गए। यानी अब मुझे जो ब्याज देनी होगी वो कितने पर देनी होगी, P - 200 पे देनी होगी। और जैसे ही तीसरा साल आएगा, मैं तीसरे साल के लास्ट में क्या करूँगा, 100 रुपये दे दूँगा और यहाँ से मैं कहूँगा कि मेरा कुल जो लोन यानी जो मैंने उधार लिया था वो क्या हो गया, चुकता हो गया। यानी दो तरह से सवाल होते हैं। एक समझा जाए कि अगर मैं यहाँ से P रुपये उधार लेता हूँ और डायरेक्ट पैसा 3 साल बाद देता हूँ तो क्या होगा, और दूसरा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में आपने P रुपए का लोन लिया है और हर वर्ष आप कह रहे हैं कि एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी वार्षिक किस्त के रूप में अगर मैं 100 रुपए करके दे दूं तो 3 साल बाद मेरा कुल पैसा क्या होगा, चुकता हो जाएगा। यानी पहले वर्ष
पे मुझे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा वो किस पे लगा होगा, P रुपए पे। यानी P रुपए पर देने के बाद मैंने 100 रुपया चुकता कर दिया। अब जैसे ही दूसरा साल आएगा, उस एक साल में अब मुझे जो ब्याज देना होगा वो किस पे देना होगा, P माइनस 100 रुपये पे। कितना परसेंट, R%। फिर मैंने 100 रुपये दे दिया, यानी अब ब्याज सहित जो भी बचा खुचा होगा, यानी ब्याज मुझे कितने पे देना होगा, P माइनस 200, उस पर मैंने R% का ब्याज दे दिया, यानी इंटरेस्ट दे दिया। तो लास्ट तीसरे साल में जैसे ही थर्ड ईयर आएगा, तीसरे साल में मैं 100 रुपये दे दूंगा और मेरा जितना भी लोन विथ इंटरेस्ट जो था, जो मैंने उधार लिया था ब्याज के साथ, वो क्या होगा, चुकता हो जाएगा। ये हो गया जब आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जाते हैं और हर साल पैसे को देते हैं। अब इसी चीज में बात करते हैं कि सपोज करो कि मैंने क्या किया कि मैंने P रुपए उधार लिया था और मैंने कहा कि मैं R% पे तो दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट 3 साल के बाद क्या करूंगा, पूरा का पूरा पैसा लोन प्लस इंटरेस्ट के साथ क्या करूंगा, चुकता करूंगा। यानी उधार प्लस ब्याज के साथ में क्या करूंगा, चुकता करूंगा। तो होता क्या है, थोड़ा ये समझा दे। सपोज करिए मैं मान लेता हूं कि हमारा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 10% करके है। तो होगा क्या दोस्तों, थोड़ा सा समझा जाए और जाना जाए। जैसा कि इसके पहले जब हम कर रहे थे, हमने पैसे को 3 किस्त पे दिया था, यानी 100 रुपए करके, ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड और फिर ये थर्ड। यानी जब हम 100 रुपए करके दे रहे थे, यानी यहाँ पे 100 रुपए करके पहले वर्ष, फिर 100 रुपए करके दूसरे वर्ष और फिर 100 रुपये करके तीसरे वर्ष, तो मैंने देखा था कि मेरी जो उधार है वो क्या होती थी, चुक जाती थी। यानी जितना भी पैसा मैंने उधार लिया है उसे इंस्टॉलमेंट के रूप में विद इंटरेस्ट के साथ में क्या करता था, चुकता कर देता था। अब बात यह है कि अगर मैंने क्या कहा कि मैं इस तरीके से टुकड़ों में ना देकर सीधे सीधे क्या करूँगा, जो मैंने क्या किया है, उधार लिया है यानी लोन लिया है, उसे 3 साल के बाद मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट के साथ में चुकता कर दूंगा। तो मुझे देना कितना पड़ेगा, थोड़ा सोचा जाए। तीसरे साल में जब मैं आऊँगा तो मुझे इस 100 रुपये जो मैंने दिया था ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सोचिए और थोड़ा समझिए कि जैसे ही अगर हम यहाँ से यहाँ चले तो ये 100 रुपये पहले जब हम दे रहे थे तब मुझे इस पर ब्याज देना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जितना भी मैंने लोन लिया था उस पर मैं 100 रुपये क्या कर रहा था, कम दे के दे रहा था। लेकिन क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे जितना पैसा लिया है और डायरेक्ट 3 साल के बाद जो भी लोन है इंटरेस्ट के साथ चुकता कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस 100 रुपये के ऊपर भी क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि यहां से यहां का गैप 1 साल का है, यानी इस 100 रुपये के ऊपर भी मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और साथ में ये 100 रुपये भी चुकाने पड़ेंगे। अगर मैं ब्याज की दर 10% मान लूं तो मुझे जो इस 100 रुपये के ऊपर देना होता है एक्स्ट्रा, वो कितना देना पड़ता है, 110। फिर से बात करते हैं, फिर से समझते हैं। फिर जैसे ही इस 100 रुपये की बात होगी तो पहले मैं ये 100 रुपये क्या करता था, चुका देता था। लेकिन अब मैंने ये 100 रुपये नहीं चुकाए हैं, डायरेक्ट सीधे बात कर रहा हूँ कि मैंने इतना लिया था और 3 वर्षों के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लोन को इंटरेस्ट के साथ यानी उधार को ब्याज के साथ क्या कर रहा हूँ, चुकता कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा यहाँ से और 1 साल चला गया, यानी 1 साल यानी ये 2 साल के लिए और मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 100 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। जब हम किस्तों में पैसे ना देकर डायरेक्ट दे रहे हैं तो इस 100 रुपये के ऊपर भी मुझे 2 साल का, इस 100 रुपये के ऊपर भी मुझे 2 साल का 10% करके किस्त देना होगा। और इस 100 रुपये पे अगर मैं 2 साल का किस्त दूंगा तो कितना दूंगा, तो मैं कहूँगा 120। यानी कि अब अगर मैं कहूँ कि मैंने 3 साल में टोटल जो कि उधार लिया है ब्याज के साथ में चुकाया है वो टोटल मिलाकर कितने रुपए होंगे, तो मैं कहूँगा 330 रुपये देंगे। तो क्या होगा, मेरा सारा का सारा लोन यानी जो कि मैंने ब्याज के साथ लिया था उसे क्या कर दूंगा, चुकता कर दूंगा। यानी आपने एक चीज़ देखा कि जब हम चीज़ों को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर यानी
कि जब तोड़ कर देते हैं तो हमने देखा कि इन रुपए पर हमें क्या करना पड़ता था, ब्याज देना नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम सीधे सीधे जितना भी हमने लोन लिया था उसे 3 साल बाद या 4 साल बाद लगातार जाकर अगर चुकता करते हैं उधार यानी लोन ब्याज के साथ में, तो जिस इंस्टॉलमेंट के ऊपर पहले मुझे ब्याज नहीं देना पड़ रहा था, हर समय के साथ हमें क्या करना पड़ रहा है, उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। ये बहुत आसान सा लॉजिक है दोस्तों, बहुत आसान सा। ये बस सिंपल सा चीज़ समझ जाइए कि अगर आप डायरेक्ट पैसा देते हैं यानी बिना इंस्टॉलमेंट किए सीधे सीधे, तो जिस इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको छूट मिल रही थी उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी यानी किस्त के ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देते हुए तीसरे साल में इतना रुपया चुकता करना पड़ेगा। क्लियर है। और अगर मैं कहता कि अगर मैं मान लीजिए 100 रुपये करके दे रहा था तो मेरी किस्त चुक जा रही थी, तो आप अगर देखो तो किस्त के हिसाब से बात करूँ कि 100 रुपया यहाँ दिया, 100 रुपया यहाँ दिया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट किस्त यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और फिर और 100 रुपया देता तो मेरा टोटल लोन ही चुकता हो जाता यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते थे कि अगर मैं डायरेक्ट पैसा ना देकर हर साल 100 रुपये का किस्त देता तो मुझे 3 साल में जो चुकाना पड़ता वो कितने रुपए चुकाने पड़ते, तो मैं कहता 300 रुपये चुकाने पड़ते, यानी 100 रुपये कम देना पड़ता। तो आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसा देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर प्रिंसिपल से डायरेक्ट वो पैसा क्या होता था, माइनस हो जाता था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट की बात की और कॉन्सेप्ट पे समझा। एक चीज़ जानूँ, कई टीचर एक्स मान के कराते हैं, एक्स चीज़ों को लेकर पकड़ते हैं। एक्स आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चीज़ों को ढंग से समझिए, क्योंकि जब तक आप लॉजिक को नहीं समझेंगे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आप मेरे साथ जुड़िए, इन चीज़ों को ढंग से पढ़िए। सक्सेस कराना हमारे हाथ में है दोस्तों, कि आप अगर हमारे साथ जुड़कर मेहनत करेंगे तो हम क्या जग जीत सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आइए सीधे सीधे हम सवालों पर चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। सवाल पढ़ा जाए, क्या कहा गया। ₹2520 is payable after 3 years. If we want to pay in 3 equal installments, then find the value of each installment if the rate of interest is 5% per annum. 2520 रुपये 3 सालों के बाद देना है। यदि वह 3 समान किस्तों में भुगतान करना चाहता तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होती यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष। तो मैं मान लेता हूँ कि इसने हर वर्ष अगर उसे किस्त देना होता तो मैं मान लेता हूँ वह हर वर्ष 100 रुपये करके देता दोस्तों। यानी अगर 3 समान किस्त दिया होता यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो क्या होती, उसकी सारी की सारी लोन यानी उसने जो उधार लिया है ब्याज के साथ में क्या हो जाती, चुक जाती। लेकिन क्योंकि उसने 3 साल के बाद पेमेंट किया है तो आप जानते हो कि अब उसे इस 100 रुपये के ऊपर 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा यानी 105 रुपये, फिर यानी यहाँ 1 साल और फिर यहाँ 1 साल यानी यहाँ से यहाँ 2 साल, और इस 100 रुपये के ऊपर भी उसे 2 साल का 5% के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा यानी कितना, 110। यानी 3 साल में उसे कुल कितने यूनिट देने होंगे, तो मैं कहूँगा 315 यूनिट। यानी 3 सालों में अगर वो 315 यूनिट दे देता है तो उसने जितना भी लोन यानी उधार लिया था ब्याज सहित क्या होगा, चुक जाएगा। अब मेरे सवाल में क्या कहा गया है कि इस 315 की वैल्यू हमारे सवाल में कही गई है 2520 रुपये के बराबर। तो 315 यूनिट की वैल्यू अगर 2520 रुपये के बराबर होगी तो आप मुझे ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 1 यूनिट की वैल्यू चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2520 डिवाइडेड बाई 315 यानी 8 से कट रहा है, चलिए काट देते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए, 8 रुपये।
1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए, 8 रुपए। तो हमने किस्त कितना रुपया माना था दोस्तों, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सीधे सीधे 800 रुपये। यानी अगर वो किस्तों में पैसा दिया होता तो उसे हर वर्ष जो किस्त देने होते वो कितना देना पड़ता, 800 रुपये। ये हमने पहला क्वेश्चन किया जहाँ पे मैंने आपको समझाया कि अगर वो हर साल 100 रुपये करके किस्त, यानी 100 यूनिट करके किस्त दिया होता तो उसके सारे के सारे पैसे क्या हो गए होते, चुक गए होते। लेकिन उसने 2520 रुपये 3 साल बाद डायरेक्ट दिया है। इसका मतलब क्या है कि अंतिम का 100 तो उसे देना था ही वो किस्त का, साथ में इस 100 रुपये के ऊपर भी उसे 1 साल का क्या देना पड़ता है, ब्याज के साथ में पैसा देना पड़ता है। यानी 100 रुपये तो वो देता ही, साथ में इस 100 पर 1 साल के लिए 5% का ब्याज देके टोटल 105 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। फिर वो ये 100 रुपये तो देगा ही, साथ में इस 100 रुपये के ऊपर ये जो 2 साल का गैप है इस पर भी उसे क्या करना पड़ता, 10% यानी 110 रुपये क्या देना पड़ता, एक्स्ट्रा देना पड़ता। 100 रुपये तो वो देता और 10 रुपये जो है ब्याज के रूप में देने होते हैं। यानी 3 साल में उसे जो देना होता, अगर वो डायरेक्ट पेमेंट करता है तो वो कितना देना पड़ता, 315। तो मैं कह सकता हूँ 315 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2520। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 800। तो हमने क्या देखा कि इस तरह के सवालों में हमने क्या देखा कि अगर मैं किस्त 100 रुपये मानता हूँ तो जितने वर्ष कहे गए हैं हम सीधे सीधे ब्याज को क्या करते हुए जाएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे। और अंत में जो हमारी वैल्यू होगी वही हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, जब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लोन को चुकाते हैं ब्याज के सहित। यानी हम क्या करते हैं, जितना भी उधार लिया है उसे ब्याज के साथ में क्या करते हैं, देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए समझिए। What equal installment of annual payment will discharge a debt which is due as rupees 848 at the end of 4 years at 4% per annum simple interest। कहा क्या गया है, 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल के अंत तक चुकाना है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो चलिए हमें पता है कि हमें 100 रुपये तो देने ही थे, और जैसा कि मैंने बताया कि जितने साल कहे जाएंगे उस पर आपका क्या होगा, हर साल जितने भी रुपए आप दे रहे हैं उस पर ब्याज क्या होते जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। तो ये 100 रुपये तो आपने अंतिम में दिया, उसके पहले जो दिया होगा वो कितना दिया होगा, तो आप कहेंगे 104। दूसरा फिर कितना दिया होगा, तो आप कहेंगे 108। और फिर उसने कितना दिया होगा, तो आप कहेंगे 112। यानी कुल मिलाकर अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों तो कितना हो गया, 100 100 400, और यहाँ से क्या 8 2 10, 8 तो 10 यानी कितना हो रहा है, 424। यानी कुल जो पैसा उसे चुकाना पड़ रहा है इन 4 सालों में, जहाँ पर वो अपने उधार को ब्याज से ही चुका पा रहा है, वो कितने यूनिट है, 424 यूनिट। जब मैंने हर वर्ष का किस्त कितना माना है, 100 यूनिट माना है। तो अब आप ये जानते हो कि ये 424 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे सवाल में कितने के बराबर है। तो हम कहेंगे सर हमारे सवाल में बराबर है कितने के, 848। तो 424 यूनिट की वैल्यू अगर 848 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 248 डिवाइडेड बाई 424, यानी यहाँ से काट दीजिए, यानी 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो हमने किस्त कितना माना था, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा सीधे सीधे कितना, 200। यानी प्रत्येक वर्ष जो हमें किस्त देनी पड़ रही है वो कितना रुपए करके देना पड़ रहा है, तो हमारा आंसर होगा 200 रुपये। यानी अगर मैं 200 रुपये करके प्रत्येक वर्ष किस्त देता तो मैं क्या करता, 848 रुपये जहाँ पे डायरेक्ट देना पड़ रहा है वो क्या हो जाती, चुक जाती। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। बहुत ढंग से चीज़ों को लेकर आया हूँ और पार्ट वाइज आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि आप हर एक चीज़ को बहुत ढंग से समझ पाएँ और जान पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। What equal installment of annual payment will discharge a debt which is due as rupees 6450 at the end of 4 years at 5% per annum simple interest। फिर सेम क्वेश्चन है, क्या कहा गया दोस्तों, 6450 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 4 सालों के अंत तक चुकाना है।
तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो चलिए बनाते हैं और देखा जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कितने साल है, 4 साल, और हर साल जितना भी आप देंगे उसको ब्याज को क्या करते जाएंगे, उस किस्त पर, उस इंस्टॉलमेंट पे क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। यानी 100 रुपये आपने किस्त माना था, यानी अंतिम वर्ष ये आप देंगे। इसके पहले जितना टोटल देना है वो कितना होगा, 105, सॉरी 105, हाँ ठीक है। इसके बाद कितना देना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 110, और इसके बाद कितना देना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 115। यानी 4 सालों में हमें इतने रुपए क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा कितना हो गया, 100 400। तो हम कहेंगे यहाँ पे कुल मिलाकर हमारा हो गया है कितना, 430। 15 + 5 20 + 10 430। यानी हमें जो टोटल जो पैसा चुकाना होगा लोन विथ इंटरेस्ट, यानी उधार ब्याज के साथ, वो कितने यूनिट होगी, 430 यूनिट होगी। अगर मैंने 100 यूनिट क्या माना है अपने इंस्टॉलमेंट यानी किस्त की राशि प्रत्येक वर्ष माना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 430 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी कही गई है, 6450। तो चलिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 6450 डिवाइडेड बाई 430, 0 से 0 कैंसिल, 43 1 × 43, यानी यहाँ पर कितना मिलेगा, 125, और 5 से किया 5 3 × 15, और यहाँ पे 120, यहाँ ठीक है। यानी कितना आएगा, 215। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 15। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 आ गई तो दोस्तों आपने माना कितना था, 100 यूनिट अपने किस्त को माना था। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा 1500। यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1500 के बराबर। यानी प्रत्येक वर्ष अगर मैं 1500 रुपये करके किस्त दूँगा तो हमारी सारी की सारी राशि जो कि हमने उधार ली है वो इंटरेस्ट के साथ क्या होगी, चुक जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और होगी, हर एक चीज़ें अच्छे से ढंग से क्लियर हो रही होगी। इन सब टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए और जानिए। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। आए, ए मैन borrowed some money. He repaid the money in 4 equal installments at the rate of 12% per annum on simple interest. If each installment is rupees 200, then find the money he borrowed. कहा गया कि एक आदमी ने कुछ पैसे उधार लिए और उसने साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज के दर से 4 समान किस्तों में पैसा चुका दिया। यदि प्रत्येक किस्त 200 रुपये की है तो उसने उधार ली गई राशि धनराशि ज्ञात करिए। चलिए सवाल बनाते हैं। तो अगर मैं इस 200 के जगह पे अभी मैं 100 रुपये मान लूँ कि प्रत्येक किस्त अगर 100 रुपये था, तो मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर ये पहले वर्ष का किस्त था, ठीक, ये अंतिम में दिया गया है, तो फिर कितने साल कहे गए, 4 साल। तो इसके पहले कितना दिया गया होगा, तो आप कहेंगे 112। फिर कितना दिया गया होगा, तो आप कहेंगे 124। और फिर कितना दिया गया होगा, तो आप कहेंगे 136। यानी 4 समान किस्तों में चीज़ें दी गई हैं। तो हमें क्या मिला, यहाँ से अगर हम जोड़े तो हमें क्या मिला कि जब हमने किस्त 100 रुपये माना था तो हमें जो चुकाना पड़ा वो कितना चुकाना पड़ा, तो हम यहाँ से देख ले, 400 + 12 + 24 36 + 36, यानी 472 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। जब हमने किस्त कितना माना था, 100 रुपये माना था, यानी 4 सालों में 12% के दर से मुझे जो टोटल पैसा चुकाना पड़ रहा है वो कितना चुकाना पड़ रहा है, 472 रुपये। लेकिन मेरे सवाल में कितनी कही गई है, 200, यानी 100 को क्या बनाना है, 200, यानी 2 से गुना कर दूं। तो जब अगर मेरी किस्त प्रत्येक वर्ष 200 रुपये होती, अगर ये किस्त 200 रुपये होती तो मुझे कितना चुकाना पड़ता, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 449। यानी हमें जो देना पड़ता वो कितना रुपए देना पड़ता, 944 रुपये। यानी 944 रुपये की धनराशि मुझे 4 साल बाद देनी पड़ती अगर मैं प्रत्येक वर्ष किस्त की राशि 200 रुपये रखता।
तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत ध्यान से ढंग से चीज़ों को क्लियर करिएगा। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पे आप समझ पाएँ कि हाँ ये किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से क्या होगा नहीं। तो एक चीज़ तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम सवाल में डायरेक्ट पैसा देते हैं, यानी अगर मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं सीधे सीधे पैसा देता हूं तो मुझे कर्ज की राशि क्या करनी पड़ रही है, अधिक देनी पड़ रही है, जबकि अगर मैं उसे हर वर्ष करके दूं तो मुझे क्या लगेगा, पैसा कम लगेगा। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, ₹25,600 इज पेबल आफ्टर 3 years. If it is to be paid in 3 installment each year, first year installment is half of the second and one third of the third installment. Find the second year installment if the rate of interest is 10% per annum. कहा क्या गया है दोस्तों, थोड़ा जान लिया जाए कि 25,600 रुपये को 3 साल के बाद देना है। यदि वो 3 किस्तों में चुकाता है तथा प्रथम वर्ष की किस्त, दूसरी किस्त की आधी और तीसरी किस्त की 1/3 हो तो ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो द्वितीय वर्ष की किस्त क्या रहेगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर में जो हमने इंस्टॉलमेंट यानी जो किस्त दिया है वो कितनी होगी। यहाँ पे हमारे सवाल में और क्या रिलेशन दिया गया है, तो हमारे सवाल में 3 बात की गई है। चलिए समझते हैं और जानते हैं। यह है फर्स्ट ईयर, यह है सेकेंड और ये है थर्ड। चलो तो देखो हमारे सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, हमारे सवाल में कहा गया है कि जो पहले साल की जो किस्त है वो क्या है, आधी है किससे, दूसरे साल से, और जो पहले साल की जो किस्त है वो 1/3 है किसकी, तीसरे साल की किस्त की। तो चलिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं इसे 100 पकड़ूं तो इसकी आधी है, यानी 100 का ये डबल, यानी ये कितना होगा 200, यानी 200 का अगर हाफ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले वर्ष का किस्त जो मिलता है वो कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपये मिलता है। ठीक, अब पहले वर्ष का किस्त अगर 100 रुपये है तो तीसरे वर्ष का कितना होगा, इसका ये 1/3 है तो डेफिनेटली ये कितना रहा होगा, 300 रहा, क्योंकि कहा गया है सवाल में कि जो तीसरे वर्ष का किस्त का 1/3 पार्ट जो है यानी 1/3 पार्ट जो है वो पहले वर्ष का क्या है, किस्त है यानी इंस्टॉलमेंट। चलिए लिख दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं हमें करना क्या है, तीसरे वर्ष में तो हमें इतना रुपया देना ही है, साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे पास 1 साल का गैप है तो 200 रुपये तो हम देंगे ही, साथ में 1 साल के गैप पर हमें 10% भी इंटरेस्ट देना है, यानी इस 200 के ऊपर हमें टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 220 रुपये हमें देना होगा सर, क्योंकि 1 साल का गैप है। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं। अब इस 100 रुपये के ऊपर तो भी हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ये 100 रुपये तो देना है ही, साथ में 100 रुपये के ऊपर भी ब्याज देना होगा, वो भी कितने सालों के लिए, तो हम कहेंगे 2 सालों के लिए सर 10% पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का गैप 1 साल और यहाँ से यहाँ का गैप 1 साल, यानी 2 साल। इसका मतलब यह है कि 100 पे अगर 2 साल का निकाले तो हमें और कितना देना पड़ेगा, 100 तो देना ही पड़ेगा, साथ में उसका ब्याज 20 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना होगा, यानी टोटल मिलाकर हमें जो देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है, 300 500 यानी 640 रुपये हमें टोटल क्या करना पड़ रहा है, टोटल यूनिट देना पड़ रहा है, जिससे कि हमारे सारा का सारा कर्ज यानी जो हमने उधार लिया है ब्याज के सहित क्या होगी, चुक जाएगी। तो अब देखा जाए और समझा जाए तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, इस 640 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे 25,600 के बराबर। तो चलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो हम कहेंगे 25600 डिवाइडेड बाई 640, यानी 0 से 0 कट के यहाँ से काटिए कितने बार में जाएगा, 40 बार, यानी अब अगर मैं यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4000, यानी हमने 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4000, और 100 यूनिट की वैल्यू हमारा जो फर्स्ट ईयर का किस्त था, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, दूसरे वर्ष का किस्त। तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि अगर 100 यूनिट की वैल्यू अगर 4000 है
तो दूसरे वर्ष की किस्त कितनी थी 200, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर दूसरे वर्ष की जो किस्त थी वो कितने हज़ार रुपये थी, 8,000 रुपये थी। यानी दूसरे वर्ष जो हमने किस्त दिया है वो कितने रुपए दिया है, 8,000 रुपये दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और चीज़ें बहुत ढंग से क्लियर हुई होगी कि अगर हम सीधे सीधे पैसा ना देकर अगर हम किस्तों में दिए होते तो क्या होता। दूसरी बात, अगर हम किस्तों में दे रहे हैं, अगर उससे ना देकर सीधे सीधे पैसा दिया होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो इतना एक्स्ट्रा देना पड़ता, यानी जितने वर्ष बढ़ रहे हैं जितना रुपए चुकाना था वो तो देना ही पड़ता, साथ ही साथ पर उस वर्ष के लिए हमें क्या देना पड़ता, ब्याज भी देना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सवालों में समझने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ढंग से देखो दोस्तों, सामने अब सभी एग्ज़ाम आपके सामने हैं, चाहे आप बैंकिंग की बात करें, चाहे आप SSC की बात करें, इन चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़िए। एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर ज़िंदगी में आपका कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बस आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बेहतर बेहतर और बेहतर करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चीज़ें बहुत ढंग से क्लियर हैं, क्या कहा गया था नहीं कहा गया था। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब थोड़ा सा सवाल का मोड भी चेंज करते हैं कि अब डायरेक्ट पैसा ना देकर अगर किस्तों में पैसा दिया जाए तो क्या होता है। अब ये क्वेश्चनों को पढ़ने का भी बड़ा मज़ा है कि जब हम किस्तों में पैसा देते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से जब कंपनी को हम किस्तों में पैसा देते हैं, जब मोबाइल ख़रीदते हैं या टीवी खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं और भी बहुत कुछ, तो किस तरीके से जब हम कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हुए जाते हैं हमें लगता है कि हमने तो बहुत कम राशि दी है, लेकिन अगर आप ब्याज के दर से देखें तो आप समझेंगे कि उनके ऊपर आपने कितना अधिक क्या किया है, ब्याज दिया है एक साल में, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लगा है। तो चलिए सिलसिले को बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा जाए और समझा जाए। ₹10 is to be paid in 11 monthly installment. If each installment is of ₹1, find the rate of interest per annum. क्या कहा गया है दोस्तों कि 10 रुपये का उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये की हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए बनाया जाए और समझा जाए। यानी हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि हमने 10 रुपये का उधार लिया है, अपने दोस्त से मैंने 10 रुपये का उधार ले लिया और मैंने कहा दोस्त सुनो ना, मैं तुम्हें 11 रुपये दूंगा, लेकिन 11 रुपये एक साथ ना देकर हर महीने 1-1 रुपये करके दूंगा, और वो भी कितने महीने तक, 11 महीने तक। तो अब उसने पूछा ठीक है, तो यार ये बताओ कि ब्याज की दर क्या लग रही है। तो आइए अब सवाल बनाते हैं और देखते हैं। अब थोड़ा पहले इसे हम बहुत एक्सप्लेन करके और ढंग से समझेंगे कि जहाँ पर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, और इन सब चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली पकड़िए। आप जितना प्रैक्टिकल लेंगे आप उतना बेहतर सीख पाएंगे। हमसे सवाल में कहा गया है कि हमने कितने किस्त दिए हैं, 11 किस्त। तो चलिए 11 किस्त बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी हमसे 11 किस्त देने के लिए कही गई है। तो चलिए हम 11 किस्त देंगे। और हमसे मांगी क्या गई है, हमसे मांगी गई है वार्षिक ब्याज की दर। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमें जो ब्याज देना होगा वो कितने रुपए पर देना होगा। तो क्योंकि मैंने 10 रुपये उधार लिए थे तो मुझे 10 रुपये के ऊपर सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और ये ब्याज कितने महीने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर महीने के बाद 1 रुपये किस्त के रूप में चुका रहा हूँ। तो इस 10 रुपये पर जो मुझे ब्याज देना होगा वो 1 महीने ही देना होगा, और 1 महीने के देने के बाद मैंने 1 रुपये चुका दिया। तो अब मुझे जो ब्याज देना होगा दोस्तों, ये बताओ कितने रुपए पर देना होगा। तो आप कहेंगे सर 9 रुपये पर। तो आप कहेंगे सर 9 रुपये पर। अब 9 रुपये पर देने के बाद मैंने फिर क्या किया, 1 रुपये किस्त क्या कर दिया, लौटा दिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अब मुझे ये बताओ अब जो मैं ब्याज दूंगा वो कितने रुपए पर दूंगा इस महीने के लिए। तो आप कहेंगे सर आप 8 रुपये पे ब्याज देंगे इस महीने पर
क्योंकि आप हर एक महीने पर क्या कर रहे हैं, 1 रुपये चुकाते हुए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो अब मैंने 8 रुपये पर ब्याज दिया, फिर मैंने क्या किया, 1 रुपये किस्त के रूप में लौटा दिया। तो अब मुझे दोस्त बताओ कितने पर ब्याज देना होगा, तो मैं कहूँगा सर 7 रुपये पर देना होगा। और फिर मैंने क्या किया, किस्त पर 1 रुपये लौटा दिया। फिर कितने पर देना होगा, तो मैं कहूँगा सर मुझे अब 6 रुपये पर देना होगा। फिर मैंने क्या किया, 1 रुपये लौटा दिया। तो अब मैं कहूँगा मुझे कितने रुपए पर देना होगा दोस्त, तो आप कहेंगे 5 पर। तो चलिए सर यहाँ पर 1 रुपये फिर किस्त के रूप में लौटा दिया। तो अब मुझे जो ब्याज देना होगा वो कितने पर देना होगा, 4 पर। फिर मैंने 1 रुपये लौटा दिया। तो अब मुझे जो ब्याज देना होगा वो कितने रुपए पे देना होगा, तो आप कहोगे 3 पर। फिर मैंने 1 रुपये लौटा दिया। अब मुझे जो ब्याज देनी होगी वो कितने पे देनी होगी, 2 पर। और फिर मैंने 1 रुपये किस्त के रूप में उसे लौटा दिया। और अब मुझे जो ब्याज देनी होगी वो कितने पर देनी होगी, 1 रुपये पर। और मैंने किस्त के रूप में फिर से 1 रुपये उसे लौटा दिया। अब मुझे जो ब्याज देनी पड़ रही है वो कितने पर देनी पड़ रही है, 0 रुपये पर। और लास्ट का अंतिम किस्त जब मैं देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हारा सारा जो उधार लिया था सहित 11 किस्तों में क्या कर दिया, चुका दिया। तो अब मुझे ये बताओ दोस्त कि अगर मैं उसे 0 रुपये पर 1 रुपये का किस्त दे रहा हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है जो मुझे अपने दोस्त को देना पड़ रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ यही हमारा ब्याज है जो मुझे, यही हमारा ब्याज है जो मुझे क्या कर रहा है, अपने दोस्त को देना पड़ रहा है? और हर महीने पर, यानी पहले महीने पर 10 रुपये पर, दूसरे महीने पे 9 रुपये पे, फिर तीसरे महीने पे 8 रुपये पर, फिर चौथे महीने पे 7 रुपये पे, ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि मैं 11 किस्तों से ना दे दिया। तो चलिए अब सीधे सीधे सवाल को बनाते हैं। ये चीज़ें तो आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो गई होंगी कि जब मैं हर महीने पर किस्त दे रहा हूँ तो हमारा सीधे सीधे मूलधन यानी प्रिंसिपल से हमेशा वो किस्त क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है। और उसके ऊपर जो भी बच रही है राशि, उसे उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। तो चलिए सवाल करते हैं और देखते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, अगर मैं रेट परसेंट R% मान लूँ, यानी दर प्रतिशत R% मान लूँ, तो चलिए देखा जाए हमारा ब्याज की दर क्या होगी। आइए सवाल करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे पहले मैंने ब्याज कितने रुपए के ऊपर दिया है, तो आपका उत्तर होगा सर 10 रुपये के ऊपर दिया। मैं कहूँगा बिल्कुल 10 रुपये के ऊपर दिया है। कितने प्रतिशत पर, R% पर। और कितने महीने के लिए दिया है, तो मैं कहूँगा पहले महीने के लिए दिया है, यानी 1 महीने के लिए दिया है। तो 1 महीने के लिए दिया है और महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं, यानी 1/12 होगा। इंटू R जो था परसेंट में था, तो आप यहाँ तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इंटू 100, यानी ये पहले महीने का जो ब्याज है हमें देना पड़ रहा है। प्लस फिर अगर हम चले तो इसी तरीके से 9 रुपये पर R% पर 1 महीने के लिए /12 इंटू 100, यानी फिर से हमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से आगे बढ़े, प्लस इसी तरीके से आगे बढ़े तो प्लस फिर 8 रुपये पर R% पर 1 महीने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। प्लस इसी तरीके से अगर सिलसिला चलता रहा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, यानी अंतिम 1 ले लेते हैं, यानी 1 रुपये पर R% पर 1 महीने के लिए /12 इंटू 100 पर हमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि हमें जो कुल ब्याज देना पड़ रहा है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 1 के बराबर। वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे दोस्तों 1 के बराबर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखें। तो हमने क्या देखा कि हमारे सवाल में R/1200 क्या चला जा रहा है, कॉमन चला जा रहा है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच क्या रहा है, 10 + 9 + 8 प्लस इस तरीके से करते करते +1, और टोटल जो ब्याज है वो कितने रुपए है, तो हम कहेंगे 1 रुपये। यानी जो टोटल हमारे पास ब्याज है वो कितने रुपए है, तो हम कहेंगे 1 रुपये है। तो आप ये देख रहे हो कि 9,
10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1, ये क्या है? ये सीरीज़ है। तो अब यहाँ से अब सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखा जाए। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो r इंटू, अगर आप ये गौर से देखो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या है? सीरीज़ है। यानी यहाँ से अब अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ से चलिए मैं एक चीज़ कर देता, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जाते हैं तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जाते हैं तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अब यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? r इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1200। 0 से 0 कैंसिल, तो r इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है? तो हम कहेंगे 240 बाई 11%। यानी इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 11 टू ज़ 22, 20 11 1 9 बाई 11%। यानी हमें जो ब्याज की दर देनी पड़ रही है वो कितना देना पड़ रहा है? 21 सही 9/11। हमारे सवाल में कहीं ये आंसर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? नन ऑफ दिस। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से सवाल को इतना तोड़कर आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इन चीज़ों को बहुत ढंग से देखिए और समझिए। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, सवालों को जितना बेहतर ढंग से समझेंगे आप सवालों को उतना ही अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। इसी सिलसिले को हम और भी क्वेश्चनों में अभी जारी रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हर एक चीज़ें बहुत ढंग से क्या है? क्लियर। तो चलिए अब इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्या। आइए सवाल पढ़ा जाए। ₹9,000 is to be paid in 10 monthly installment. If each installment is ₹1,000, find the rate of interest per annum. यानी सेम सवाल और फिर से सवालों को पढ़ा कहा गया है कि 9,000 रुपये का उधार लेकर 10 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1,000 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि आपने 9,000 रुपये लिए हैं और 10 मासिक किस्तों में आप 1,000 रुपये करके चुका रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुल मिलाकर 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो आपने 9,000 रुपये लिया था और 10,000 रुपये चुका रहे हैं। इसका मतलब ब्याज आप कितना दे रहे हैं? तो हम कहेंगे सर 1,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। क्योंकि 9,000 रुपये हमने लिया है और हर एक महीने क्या कर रहे हैं? 1,000 रुपये करके 10 महीने तक कंटिन्यू दिया है, यानी लगातार दिया है। तो 1,000 रुपये हमें क्या देना पड़ रहा है? अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जो कि हमें क्या जा रही है? ब्याज के रूप में जा रही है। चलिए इस सवाल को भी तोड़ के पढ़ते हैं और समझते हैं। हमसे सवाल में कहा गया है 10 मासिक किस्त। तो चलिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए समझ लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले हमें जो ब्याज देना होता वो कितने पे देना पड़ता? तो आप कहते सर 9,000 रुपये उधार लिए हैं, 9,000 पे ही देना पड़ता। यानी सबसे पहले मुझे एक महीने के लिए जो ब्याज देनी होती वो कितने रुपए पर देनी होती? तो मैं कहता 9,000 रुपये पे देनी होती। तो मैंने एक महीने पर 9,000 रुपये के ऊपर ब्याज दिया और फिर 1,000 रुपये किस्त के रूप में लौटा दिया। तो अब मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर मैंने 9,000 में से 1,000 रुपये किस्त के ऊपर लौटा दिया है तो अब मुझे ब्याज कितने के ऊपर देना पड़ेगा अगले महीने के लिए? तो आप कहेंगे 8,000। 8,000 में से भी मैंने 1,000 रुपये फिर से किस्त के रूप में लौटा दिया। तो अब कितने पर देने होंगे? तो आप कहेंगे 7,000 रुपये पे सर। फिर मैंने 1,000 रुपये किस्त के रूप में लौटा दिया। तो अब मुझे कितने के ऊपर किस्त देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे इस महीने सर आप 6,000 रुपये पे देंगे। फिर मैंने क्या किया? 1,000 रुपये फिर से लौटा दिया। तो अब कहेंगे कि अब आप जो ब्याज देंगे वो कितने पे देंगे? 5,000 रुपये पर देंगे। फिर आपने 4,000 रुपये पर 1,000 रुपये किस्त के रूप में लौटा दिया। तो अब जो ब्याज देंगे वो कितने पे देंगे? तो मैं कहूँगा सर 4,000 रुपये पे देंगे। और फिर हमने क्या किया? 1,000 रुपये
लौटा दिया। तो अब मुझे जो ब्याज देना है वो कितने पे देना होगा, तो मैं कहूँगा 3000 रुपये पर देना है, यानी फिर से मैंने 1000 रुपये किस्त के रूप में दे दिए। अब मुझे जो ब्याज देना है वो कितने पे देना है, 2000 रुपये पर। फिर मैंने 1000 रुपये लौटा दिया। तो अब फिर से मुझे जो 1000 रुपये पर किस्त देना है वो कितने रुपए हैं, 1000 रुपये फिर से मैंने किस्त दे दिया। और यहाँ तक जब मैंने दे दिया तो मैंने अपने दोस्तों से जितना रुपए लिया था उतना रुपए क्या कर दिया, चुकता कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने उससे कहा था कि मुझे 10 मासिक महीने यानी 10 मंथली इंस्टॉलमेंट पे देना है, तो फिर से वो मुझसे क्या करेगा, इस शून्य यानी 0 रुपये पर फिर से मुझसे वो क्या करेगा, 1000 रुपये का क्या लेगा, किस्त लेगा, जो कि उसका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, जो कि क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, या फिर आप कह सकते हैं ब्याज होगा। तो चलिए अब हमें ये पता चल चुका है कि हमें जो अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा है इस 9000 रुपये के ऊपर, मैंने यहाँ से भी डायरेक्ट आपको बताया था कितना देना पड़ा है, 1000 रुपये देना पड़ा है। लेकिन वो 1000 रुपये देना कैसे पड़ा है, तो चलिए निकाला जाए। तो हमारे सवाल में सबसे पहले मैं ब्याज की दर मान लेता हूँ, रेट परसेंट इज इक्वल टू आर परसेंट। ब्याज की दर मान लेता हूँ, रेट परसेंट इज इक्वल टू आर परसेंट। अब सवाल करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले 9000 रुपये पर मुझे 1 महीने के लिए, महीना है तो 12 यहाँ जाएगा, इंटू आर इंटू 100, यानी 9000 रुपये पे सबसे पहले मुझे 1 महीने के लिए 8% ब्याज के दर से क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। फिर आगे बढ़े, फिर समझिए, फिर अब कितने पे दूंगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 8000 पर 1 महीने के लिए, क्योंकि ये 1 महीना है बटा 12, फिर R% करके देंगे तो इंटू 100 होगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो वही होगा, तो 1000 से ले लेना बेहतर है। 1000 रुपये के ऊपर 1 महीने के लिए 12% पर इंटू 12 से भाग करेंगे तो ईयर में हो गया, इतना देना होगा। तो इन टोटल पे मिला के, यानी 9000 पर 1 महीने के लिए, 8000 पर 1 महीने के लिए, 7000 पर 1 महीने के लिए, 6000 पर, 5000 पर, 4000 पर, इस तरीके से जब मैंने ब्याज दिया है तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो कुल ब्याज देना पड़ा है वो कितना रुपये देना पड़ा है। तो हमारा आंसर होगा 1000। मैंने यहाँ पे जो कुल ब्याज यानी जो इंटरेस्ट के रूप में पैसा दिया है इस 10 महीने में कितना दिया है, 1000 रुपये। और वो जो 1000 रुपये है वो टोटल 9000 पे नहीं, अलग अलग, यानी पहले मंथ 9000 पर, फिर दूसरे महीने पर 8000 पर, तीसरे महीने पे 7000 पर, 6000 पर। इस तरीके से जब मैं हर एक महीने के ब्याज को जोड़ता गया तो मुझे देखने को मिला कि मैंने कुल मिलाकर 1000 रुपये की ब्याज दी। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखें क्या मिलेगा। यहाँ 9000, 8000, 1000 है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1000 इंटू आर बाई 1200 कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे सवाल में क्या बचेगा दोस्तों, 9 + 8 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1, जिसकी वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर कही गई है, 1000 रुपये के बराबर कही गई। तो आप देखोगे 1000 से 1000 रुपये कैंसिल, तो R फिर से ये सीरीज़ है 1 से लेकर 9 तक, तो क्या लिखेंगे, R इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1200। तो चलिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटिए, 3 3 = 9 और ये कटेगा कितने बार, 40। तो R इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 80/3%। तो R की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आ रही है, 80/3%। और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 26.66%। 80/3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितने के बराबर आएगा, 26.66%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है, यानी ऑप्शन नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है कि हमारे सवालों को समझना कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, और जब हम किस्तों में चीज़ों को चुकाते हैं तो किस तरीके से हर महीने जो हमें ब्याज देना पड़ता है वो हमेशा हमारे लोन यानी जो पैसा हमने उधार लिया था उससे कम होकर उनके ऊपर टोटल जोड़ते हुए टोटल हमें क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सवाल बहुत ढंग से क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से समझिए।
मैंने पिछले पार्ट वाले वीडियो में भी बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल लेकर आया था, जहां से आपके व्यू को अच्छे से क्या कर पाया हूँ, क्लियर कर पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो देखिए और ढंग से सवालों को समझिए और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो देखें। तो चलिए देखें क्या कहा गया है क्वेश्चन में। ए मैन वांट टू परचेज ए रेफ्रिजरेटर ऑफ ₹9,200. He paid ₹3,200 at the time of purchasing and rest amount will be paid in 7 monthly installment of ₹1,000. Find the rate of interest per annum. एक आदमी 9,200 रुपये का रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहता है। उसने खरीदते समय 3,200 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 1,000 रुपये की 7 मासिक किस्तों में अदा की। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी जा रही है। ऐसा हम सभी करते हैं दोस्तों। अगर हमें कुछ खरीदना होता है, आजकल EMI का सिस्टम बहुत अच्छे से जोरों पर पकड़ा हुआ है कि हम एक बार में पैसा ना देते हुए कुछ पैसा एट दैट मोमेंट दे देते हैं और हर एक महीने उसे किस्त के रूप में क्या करते हैं, चुकाते हैं। इसी तरीके से इस व्यक्ति ने भी क्या किया है कि उसने 9,200 रुपये का रेफ्रिजरेटर खरीदा, जिसमें एट दैट मोमेंट यानी उसी वक्त उसने 3,200 रुपये क्या करता है, चुकता कर देता है और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उसे 7 मासिक किस्तों में देता है। तो यहाँ से हमसे पूछी जा रही है कि बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो चलिए सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। हम चाहें तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि उसे कितना इंटरेस्ट अधिक देना पड़ा था। तो आप देखिए सामान का जो दाम था वो हमारे सवाल में कितना कहा गया था, 9,200 रुपये रेफ्रिजरेटर का दाम था और उसने 3,200 रुपये एट द मोमेंट दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसे जो चुकाना था वो कितने रुपए चुकाने थे, तो हम कहेंगे 6,000 रुपये उसे चुकाने थे। उसे जो देना था वो कितना रुपए देना था, तो 6,000 रुपये उसे देना था और उसने इस 6,000 रुपये को क्या कहा कि उसने 7 मासिक किस्त यानी 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में 7 मंथली इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपये करके दिया। यानी जहां उसे 6,000 देने थे उसने 7,000 रुपये दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो कितने हज़ार रुपये दे रहा है, तो हम कहेंगे 1,000 रुपये वो क्या कर रहा है सर, एक्स्ट्रा दे रहा है, जो कि आप इंटरेस्ट कह सकते हैं, जो कि आप ब्याज के रूप में कह सकते हैं, उसे मिल रहा है। यानी उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसने 1,000 रुपये क्या किया है, अतिरिक्त दिया है, जो कि उसे ब्याज देनी पड़ी। अब आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 7 मासिक किस्तों पर लिखकर भी बना सकते हैं। मैं आपके लिए फिर से एक बार लिख कर देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसने 7 मासिक किस्तों में दिया है, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7 ले लेते। तो सबसे पहले उसने 6,000 रुपये पर ब्याज दिया होगा, क्योंकि 6,000 रुपये ही उसे चुकाने थे, और पहले महीने पर उसने 1,000 रुपये किस्त दे दिया। यानी अब उसे 5,000 रुपये पर क्या देने होंगे, ब्याज देने होंगे। फिर उसने क्या किया, 1,000 रुपये चुकता कर दिया। अब उसे 4,000 रुपये पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। फिर से उसने क्या किया दोस्तों, 1,000 रुपये फिर से उसने क्या कर दिया, चुकता कर दिया। अब उसे जो ब्याज देना होगा वो कितने पे देना होगा, 3,000 रुपये पर देना होगा। यानी फिर से उसने क्या किया, 1,000 रुपये क्या कर दिया, चुकता कर दिया। फिर अब उसे जो ब्याज देना होगा वो कितने पे देना होगा, 2,000 पर देना होगा। फिर से उसने क्या किया, 1,000 रुपये की किस्त उसने दे दी। यानी अब उसे ब्याज जो देना हो रहा है वो 1,000 रुपये पर देना हो रहा है। फिर से उसने क्या किया, 1,000 रुपये किस्त के रूप में लौटा दिया। अब उसे जो ब्याज देना हो रहा है वो 0 रुपये के ऊपर देना पड़ रहा है। यानी उसे ये जो 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यही उसे क्या कर रहा है, ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। आप एग्ज़ाम में चाहें तो ये चीज़ें समझ के लिख सकते हैं, ये सर्कल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी समझने के दौर पे हैं, आप चीज़ों को सीखने के दौर पे हैं, इसीलिए मैं हर एक सवाल को तोड़कर आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, चीज़ें ढंग से आपके लिए क्या हो, क्लियर। तो आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो चलिए सबसे पहले उसने 6,000 रुपये पर 1 महीने के लिए 12 × R पर ब्याज दिया था। फिर उसने 5,000 रुपये 1 महीने के लिए × R बाई 1200 ही डायरेक्ट लिख देता हूँ पर दिया था। प्लस इस तरीके से अगर ये चीज़ें चलती जाएं तो हम कहेंगे अंतिम में उसने 1,000 रुपये 1 महीने पर R% पर
12 × 100 पर ब्याज दिया था, जो कि कुल ब्याज हमारे सवाल में कहा गया है 1000 रुपये के बराबर है। जो कि कुल ब्याज हमारे सवाल में कहा गया है कितने के बराबर है? 1000 रुपये के बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से देखो, आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में डायरेक्ट कॉमन लेकर भी बना सकते हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर 1000 इंटू r/1200, क्योंकि मुझे हर सवाल में दिख रहा है कि r/1200 कॉमन जा रहा है, आप ले सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? 6 + 5 + 4 + डॉट 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 +1 इज इक्वल टू ₹1000 इज इक्वल टू ₹1000। तो 1000 से 1000 दोस्तों कैंसिल हो गया। तो r इंटू यहाँ पर हमारा अंतिम क्या है? 6। तो 6 इंटू क्या मिलेगा? 7/2। 6 × 7/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1200। तो अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो r इक्वल टू कितना मिलेगा? 2400 डिवाइडेड बाई 6 × 7। तो चलिए काट देते हैं, 6 से काट दिया 400, यानी 400/7 का मतलब क्या हो गया? जैसा कि हम जानते हैं 400/7 को क्या हम लिख सकते हैं? 100/7%। और हमको पता है कि यहाँ पे 4 × 100/7% का मतलब हमें पता है कितना होता है दोस्तों? 100/7% का मतलब कितना होगा? तो हम कहेंगे 14.28%, यानी हमारा जो है तो इक्वल टू हमारा आंसर होगा कितना? 12, यहाँ 1, यहाँ पे 7 और 5, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 57.12। ये कहीं पर भी नहीं है दोस्तों, यानी हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर कितने के बराबर होगा? नन ऑफ दिस के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चंस पे बात करते हैं और समझते हैं। देखा जाए क्या कहा गया है और पढ़ा जाए। ए मैन वांट टू परचेज ए वॉशिंग मशीन ऑफ ₹5000. He paid ₹1000 at the time of purchasing, and the rest amount will be paid in 9 monthly installment of ₹500. Find the rate of interest per annum. एक आदमी 5000 रुपये का वॉशिंग मशीन खरीदता है। उसने खरीदते समय 1000 रुपये का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 500 रुपये की 9 मासिक किस्तों में अदा की। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी कि पूछा जा रहा है। तो एक आदमी ने क्या किया है? वॉशिंग मशीन खरीदा है कितने पर? 5000 रुपये पर। और उसने क्या किया है? उसी समय पर 1000 रुपये क्या करता है? उस दुकानदार को वो दे देता है, और बाकी बचे हुए पैसे को उसने क्या किया है? 9 मासिक किस्तों में क्या की है? अदा की है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमें ब्याज कितना देना पड़ा होगा, यानी उस व्यक्ति को ब्याज कितना देना पड़ा होगा दोस्तों। तो मुझे पता है 500 रुपया उस वॉशिंग मशीन की दाम है, और एट द मोमेंट उसने क्या किया है? 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उसे 4000 रुपये देने थे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं 9 महीने तक 500 रुपये करके क्या करूँगा? इंस्टॉलमेंट यानी किस्त के रूप में दूंगा। यानी उस व्यक्ति को ने जो पेमेंट किया है वो कितना किया है? 4500 रुपये का पेमेंट किया है। यानी उस व्यक्ति ने जो पेमेंट किया है वो कितने का पेमेंट किया है? 4500 रुपये का पेमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अतिरिक्त 500 रुपये देने पड़े हैं, जो कि आप कह सकते हैं वो उसका इंटरेस्ट है या फिर वो उसका क्या है? ब्याज। तो चलिए सवाल बनाते हैं। मैं फिर से आपके लिए सवाल को तोड़ कर देता हूं, जिससे कि आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो हमसे बात की गई है 9 मासिक किस्तों में। तो चलिए बना लेते हैं 9 मासिक किस्त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति को 4000 रुपये पर ब्याज देना होगा, और उसने पहले महीने में 500 रुपये क्या कर दिए? चुका दिए। तो अब उसे जो ब्याज देना होगा वो कितने पर देना होगा? तो मैं कहूँगा 3500 रुपये पर ब्याज देना होगा। फिर से उसने क्या किया? 500 रुपये क्या कर दिए? किस्त के रूप में दे दिया। तो अब उसे जो ब्याज देना होगा वो कितने पर देना होगा? तो मैं कहूँगा 3000 रुपये पर देना होगा। फिर से उसने क्या किया? 500 रुपये किस्त के रूप में क्या कर दिया? चुका दिया। फिर से अब बात करें तो अब 2500 रुपये पर, यानी 2500 रुपये पर फिर उसने क्या किया?
500 रुपये किस्त दे दिया, तो अब उसे जो ब्याज देना होगा वो कितने पे देना होगा? तो आप कहेंगे 2000 पर। फिर से उसने 500 रुपये का किस्त दे दिया, तो अब उसे ब्याज जो देना होगा वो कितने पे देना होगा? 1500 पर। फिर से उसने 500 रुपये का किस्त दे दिया, यानी अब उसे जो ब्याज देना होगा वो कितने पे देना होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 1000 रुपये के ऊपर। फिर से उसने क्या किया? 500 रुपये यहाँ पर किस्त के रूप में दे रही है, यानी अब 500 रुपये पर फिर से वो 500 रुपये क्या करेगा? किस्त के रूप में देगा। और अब जो भी पैसा शून्य है उसके ऊपर भी वो क्या कर रहा है? 500 रुपये दे रहा है, जो कि उसे क्या लग रहा है? ब्याज के रूप में लग रहा है, यानी आप कह सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में लग रहा है। तो अब आइए सीधे सीधे सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो मैं कह सकता हूँ 4000 रुपये पर सबसे पहले वो 1 महीने के लिए R% पे देगा डिवाइडेड बाई 1200। अब सीधे सीधे आप सवालों को बना सकते हैं, दिक्कत नहीं। फिर वो कितने पर देगा? तो फिर आप कहेंगे 3500 रुपये पर देगा, ठीक, इंटू 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 100। फिर वो कितने पे देगा? तो आप कहें 3000 रुपये पर देगा, 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 100। फिर वो कितने पे देगा? तो मैं कहूँगा 2500 रुपये पर देगा, इंटू 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 100 नहीं है, 1200 होगा, 1200, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं फिर उसने क्या किया। फिर उसने जो पैसा दिया होगा वो कितने पर दिया होगा दोस्तों? तो मैं कहूँगा 2000 रुपये पर 1 महीने के लिए R% डिवाइडेड बाई 1200। फिर उसने कितने पर दिया है? 1500 पे दिया होगा, 1 महीने के लिए R% डिवाइडेड बाई 1200। फिर उसने जो दिया है वो कितने पर दिया है? तो आप कहेंगे 1000 रुपये के ऊपर दिया है, इंटू 1 इंटू R बाई 1200। और फिर उसने कितने पर दिया है? 500 रुपये पर दिया है, इंटू 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 100 के ऊपर। और 0 के ऊपर हम नहीं लेंगे, तो यानी यहाँ पे टोटल उसने जो ब्याज दिया है वो कितने का दिया है? 500 के ऊपर। यानी यहाँ से अगर टोटल पे उसने जो ब्याज दिया है वो कितने पर दिया है? टोटल मिलाकर 500 रुपये का ब्याज दिया है। तो आप देख रहे हैं 400, 3500, 3000, यानी इस तरीके से है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं अपने सवाल में 500 इंटू R बाई 1200 अगर कॉमन ले लूँ तो हमें यहाँ से क्या मिलता है दोस्तों? तो आप कहेंगे 8 + 7 + 6, इस तरीके से करते करते +1 तक मिलता है। और ये टोटल कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे 500 रुपये के बराबर। तो आप देखेंगे 500 से 500 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो R इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू है हमारे सवाल में कितनी है? 1200 के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखा जाए। तो 2 से इसे काट दिया 4 बार में, 4 से इसे काट दिया 300, 3 से इसे काट दिया और ये कट गया 100 बार में, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 100/3%। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 33.33%। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने के बराबर होगा? 33.33% के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। गौर से इस सवाल को देख लीजिए। तो आज हमने जिस टॉपिक पे बात की वो था इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट पे कुछ गिने चुने क्वेश्चन थे जिन पर हमने बात की और इन चीज़ों को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके से सवालों को तोड़कर समझिए, जानिए, तब आप किसी भी लेवल के सवालों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जब तक नींव की ईंट मजबूत ना होना दोस्तों, उसके ऊपर मंजिलें खड़ी नहीं होती। सिर्फ सपना देखने से ही सपना सच नहीं होता, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और मुझे पता है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, हर एक लोग इस समय भरपूर समय का लाभ उठा रहे होंगे और अपने जोर शोर के साथ, मेहनत के साथ क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। तो आज हम इंस्टॉलमेंट का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने सारे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, हर एक पार्ट के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसे आप बेहतरीन तरीके से बनाया है और आपके लिए बनाया है। आप उन्हें देखें, समझें और ढंग से जानें। तो आज बस इतना ही। आप सभी अच्छे होंगे और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि एग्ज़ाम आते वक्त तक मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ। थैंक यू।